3 और उसका प्रकरण है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा क्या होती है इसके बारे में अपन लोग अध्ययन कर चुके हैं। मुद्रा वह होती है जो राज्य द्वारा घोषित किसी भी वस्तु को, जिसके द्वारा वस्तु और सेवाएं क्या की जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। उसके बाद में अपन लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में मुद्रा के कार्य देखे, और मुद्रा के कार्य के बाद में अपन लोगों ने देखा जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस वक्त विभिन्न प्रकार के व्यापार या फिर आदान प्रदान किस प्रकार से होते थे, वो अपन लोगों ने बात की। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, उनका अपन लोगों ने अर्थ सीखा। उसके बाद में अपन लोगों ने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, और उसके बाद में लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम्स, बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, यहाँ तक अपन लोग अध्ययन कर चुके। आज अपन लोग कंटिन्यू करते हैं कि जो मुद्रा अपन लोग करते ही जा रहे हैं, इस मुद्रा की पूर्ति होती कैसे है, अर्थात ये मुद्रा कौन जारी करता है, कैसे जनता तक पहुंचती हैं, इसके बारे में अपन लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोग लगा दीजिए अपनी हेडिंग, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय हुआ, इसका अर्थ क्या होता है। मीनिंग लिख रहे हैं इसकी, मीनिंग ऑफ मुद्रा सप्लाई। पहले सामान्य अर्थों में समझो, जैसे कि किसी भी देश के अंदर वस्तुओं का जो आदान प्रदान करने के लिए जो मुद्रा रूपी वस्तु की जरूरत होती है, इकाई की जरूरत होती है, उस मुद्रा की पूर्ति करता कौन है। तो मुद्रा की पूर्ति करने के लिए मुख्य रूप से उसको जारी करने वाला किसी भी देश के अंदर जाना, उसमें केंद्रीय बैंक होता है। वो केंद्रीय बैंक क्या करता है, मुद्रा की आपूर्ति करने के लिए, अर्थात मनी की सप्लाई करने के लिए नोट का निर्गमन करेगा। निर्गमन का मतलब होता है नोट छापना। नोटों का निर्गमन करने का कार्य कौन करती हैं, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। तो अब अपन लोग आते हैं भारत पर। तो भारत के अंदर भारत का जो केंद्रीय बैंक होगा, उसी के द्वारा भारतीय जो मुद्रा है उसका क्या करेगा, जारी करेगा या उसका निर्गमन करेगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो भारत में जितने भी नोट हैं, जैसे कि 5 रुपये से लगा करके जितने भी 1000 के, 2000 के, 500 के जितने भी नोट छापती हैं या निर्गमन करने का कार्य कौन करती हैं, RBI करती हैं। इनका आप लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे जब पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम उस वक्त। अब ये भी आप ध्यान रखना, मुद्रा की पूर्ति करने में सबसे पहला हाथ किनका है, केंद्रीय बैंक का। उसके बाद में RBI नोटों का निर्गमन भी करती है, साथ साथ व्यावसायिक बैंकों पर क्या करती हैं, कंट्रोलिंग रखती हैं, नियंत्रण भी करती हैं। और जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो भी मुद्रा पूर्ति करती हैं, किंतु व्यावसायिक बैंक मुद्रा की पूर्ति नोटों को छाप करके न करके शाख प्रक्रिया के आधार पर करती हैं। शाख सर्जन की प्रक्रिया कौन से संस्था करती हैं, कॉमर्शियल बैंक करते हैं, अर्थात व्यावसायिक बैंक करते हैं। और उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करते हैं, केंद्रीय बैंक करते हैं। तो अब इसका अर्थ लिखिए, मुद्रा पूर्ति का क्या है। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य, मुद्रा पूर्ति का तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध या विद्यमान मुद्रा राशि होती हैं, मुद्रा की राशि होती हैं। बात समझ गए।
क्या कहोगे मुद्रा पूर्ति? एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा उपलब्ध होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। आगे और लिखिए, किसी समय विशेष में, किसी समय विशेष में किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा, मुद्रा की कुल मात्रा मुद्रा की कुल मात्रा मुद्रा पूर्ति कहलाती है। ये तो अपन को क्या ध्यान रखना है? मुद्रा पूर्ति का अर्थ। आगे अपन लोग देखते हैं मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले या मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक। मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक या फिर कारक या फिर तत्व। हाँ, अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में करते कौन कौन है? घटक वही होंगे। मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित अर्थात इसको निर्धारित करने अर्थात इसको प्रभावित करने वाले कह सकते हैं घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले घटक निम्न हैं। घटक निम्न हैं। पहला लिखो केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। इसके आगे लिखो, अब आगे केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन करके मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है एवं व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। क्या लिखा? केंद्रीय बैंक क्या करता है? नोटों का निर्गमन करके मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है एवं व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। हो गया? आगे लिखो फिर, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक, इनके अंदर लिखो आप लोग, व्यावसायिक बैंक अपनी जमाओं के आधार पर, व्यावसायिक बैंक अपनी जमाओं के आधार पर ऋण प्रदान करके कोष्टक में लिख दो शाख सर्जन या शाख निर्माण।
द्वारा शाख सर्जन द्वारा लिखो कष्ट बंद कर दो प्रदान करके मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित करती हैं, मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है। समझ गए? मुद्रा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारक कौन सा लिखोगे? सबसे महत्वपूर्ण कारक है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन करके मुद्रा आपूर्ति में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं या उसको प्रभावित करती हैं। दूसरा लिखोगे व्यावसायिक बैंक अपनी जमाओं का, उसके पास जमा होती हैं, उसमें शाख सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट लिख दो आप। अब इसमें आपको ध्यान तो होगा, व्यावसायिक बैंक जितने भी बैंक जो भारत के अंदर कार्य करते हैं आरबीआई को छोड़ करके, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, वो बैंक अपन की क्या होते हैं? सब व्यावसायिक बैंक है जो आरबीआई के कानूनों के अंदर में कार्य करते हैं। आरबीआई ने जो एक्ट बना रखा है ना, उसके अंडर में वो कार्य करते हैं, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंक कहते हैं। इसको कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, इसको वाणिज्यिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा एसबीआई है, आईसीआई बैंक है, केनरा बैंक है, यूको बैंक है, वो सब के सब बैंक कैसे अपन के? व्यावसायिक बैंक। तीसरा इसके अंदर लिख दो, ये शाख सर्जन की प्रक्रिया क्या है? आप लोग बैंकिंग पढ़ेंगे उस वक्त इसको विस्तार से बता देंगे। अब आप लोग बात करते हैं और मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा का चलन वेग मुद्रा की पूर्ति को ये प्रभावित करता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास में 10 रुपये हैं, वो आपने किसी को दिए ही नहीं, तो मुद्रा का चलन वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुद्रा जब चलेगी नहीं, मार्केट के अंदर किसी वस्तुओं को लिया खरीदा बेचा नहीं जाएगा, तो उसका किसी प्रकार का चलन नहीं होगा। और जैसे जैसे मुद्रा एक व्यक्ति से हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है और वस्तु खरीदते रहते हैं आप लोग, तो उसी को क्या कहते हैं? मुद्रा का चलन वेग। जितना मुद्रा का चलन वेग ज़्यादा होगा तो मुद्रा पूर्ति क्या होगी? अधिक मानी जाएगी, और जितना मुद्रा का चलन वेग कम होगा उससे मुद्रा आपूर्ति को क्या माना जाएगा? कम माना जाएगा। अगला पॉइंट लिख दो, ये दो तो विस्तार से लिखना, इसमें आप लोग मैंने बता दिया, लिख दोगे आप लोग। तीसरा पॉइंट, चौथा अगला पॉइंट लिख दो आप लोग, जनता के पास नकद रखने की इच्छा, नकद रखने की इच्छा। ठीक है, ये क्या होता है? जब किसी देश के अंदर जो पॉपुलेशन है या फिर जनसंख्या है, वो यदि अपने पास पैसे नकद के रूप में रखना शुरू कर देगी, तो उस वक्त मार्केट के अंदर या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि जनता अपन के पास नकद न रख करके बैंकों के पास जमा रखेगी, तो उस मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ गए? नकद रखने की इच्छा, नकद रखने की इच्छा। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए आपने क्या कर दिया? अपन के पास ही रख दिया, आपने बैंक के अंदर जमा करवाई नहीं, तो क्या उस 1 लाख रुपए के अर्थव्यवस्था में कोई योगदान है क्या? कोई योगदान नहीं है। मान लो आपके पास रुपए हैं, आप अपने पास नकद न रख करके डायरेक्ट क्या कर दिया? बैंक के अंदर जमा कर दिया, तो बैंक जमा वापस आके क्या देगी? ऋण दे देगी। जमा पर क्या करेगी? ऋण देगी। और जैसे ही वो ऋण देगी तो वो शाख का सर्जन होगा, और शाख सर्जन होगी तो ऑटोमेटिक मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी? मार्केट में या फिर अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ये बातें आप लोग ध्यान रखना। ये हैं मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले घटक, तत्व या फैक्टर्स या कारक। हो जाएगा याद? आपसे इतना ही पूछा जाएगा बोर्ड प्रश्न के अंदर, मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपको 4 लिखना है। ठीक है ना? और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि SLR हैं, CRR हैं, ये भी मुद्रा आपूर्ति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वो अपन लोग जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे उस वक्त आपको मैं बता दूंगा विस्तार से। SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? इसमें अब आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। ये था मुद्रा आपूर्ति। शायद भारत हो, शायद विश्व का कोई भी देश हो, ये सभी जगह उसको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। हाँ,
मुद्रा का चलन वेग से अभिप्राय है जब मुद्रा की एक इकाई एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति पर वो जाती है या फिर उसको लोग देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। जैसे कि मेरे पास में 10 रुपये हैं, मैंने आपको दिए, आपने दुकानदार को दिए, दुकानदार ने वापस होलसेल व्यापारी को दे दिए, होलसेल व्यापारी ने वापस फर्म के अंदर जमा करवा दिए। तो ये 10 रुपये की काउंटिंग कितनी बार हो गई? 4 बार हो गई। तो मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कितनी हो जाएगी? 4 गुना अर्थात 40 रुपये हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं भारत में मुद्रा आपूर्ति। ये तो मैंने कहा की बात की है, सामान्यतः सभी देशों पर लागू होती है। अब अपन लोग आते हैं अपन के भारत पर। भारत में मुद्रा पूर्ति के अंग। भारत में मुद्रा पूर्ति के अंग। अब भारत में मुद्रा पूर्ति किस प्रकार से होती है उस पर बात करते हैं। हाँ, देश में आगे लिखिए आप लोग डैश लगा करके। केंद्रीय बैंक की कोष्टक में क्या लिख दोगे? हाँ, दृष्टिकोण के, केंद्रीय बैंक की दृष्टिकोण के आधार पर, केंद्रीय बैंक की दृष्टिकोण के आधार पर मुद्रा की पूर्ति की गणना करता है इन्हें, मुद्रा पूर्ति की गणना करता है इन्हें मुद्रा पूर्ति का अंग कहा जाता है। उसे मुद्रा पूर्ति का अंग कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आरबीआई जो अपन के लिए काम में लेती मुद्रा पूर्ति के लिए कुछ उसमें दे रखे हैं प्रक्रिया, उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा पूर्ति के अंग। अब आगे लिखिए क्या है मुद्रा पूर्ति के अंग? इन्हें M1, M2, M3, M4 के नाम से या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन्हें M1, M2, M3, M4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब अपन लोग इसको एक एक को लिखोगे या पढ़ोगे अपन लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग M1। M1 होता क्या है? मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति को नापने के लिए 4 माप बना रखे हैं। अब लोग जैसे कि लीटर को, पानी को मापने के लीटर का माप बना रखा ना, इसी प्रकार से मुद्रा की आपूर्ति को मापने के लिए आरबीआई ने क्या बना रखे हैं? माप बना रखे हैं, जिसमें इसको M1, M2, M3, M4 के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग लिखिए M4 में क्या होता है, सॉरी M1 में क्या होता है। तो इसके आगे लिखिए M1 अर्थात इसे संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। इसे M1 अर्थात इसे संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है, अब आप आके लिखो M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD, ये उसका सूत्र है। M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD। अब उसकी फुल फॉर्मूले को M1 C का मतलब है जनता के पास नकद जमाएं। C का मतलब क्या है?
जनता के पास नकद, जनता के पास नकद प्लस, आगे लिखिए, व्यावसायिक बैंकों के पास नकद जमाए। व्यावसायिक लिखो या फिर व्यापारिक बैंकों के पास, एक ही बात है, दोनों है ना, बैंकों के पास नकद जमाए। प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। ये सब अपन की क्या है, M1 है। पूछा जाएगा कि M1 क्या है, तो इसलिए लिखोगे M1 मुद्रा पूर्ति का सबसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है। इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, M1 के अंदर किन किन को शामिल करते हैं, जनता के पास या लोगों के पास। जनता और लोग एक ही होते हैं ना, ऐसा भी कभी कभार लिखा मिल जाएगा लोगों के पास नकद, तो आप लोग कहोगे जनता और लोग अलग कैसे हो गए, एक ही बात है। तो लोगों के पास नकद जमा प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास नकद जमा और साथ ही साथ आरबीआई के पास अन्य जमा, इन सभी को मिलाकर के क्या बन जाती है अपन के पास, M1 बन जाती है। अब आगे लिखते हैं अपन लोग M2। M1 समझ में आया, आपको हूबहू ऐसे कैसे पूछा जाएगा, बाकी इसके अंदर कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब अपन लोग बात करते हैं M2 बराबर क्या होगा, M1 प्लस डाकघर डाकघर में बचत, डाकघर में बचत एवं बैंकों में बचत। जब अपन लोग M1 के अंदर इनको भी जोड़ देते हैं, किनको, डाकघर में बचत और बैंकों में बचत जमा, इनको जब आप लोग जोड़ दोगे किसमें, M1 के अंदर, तो अपन के पास क्या प्राप्त हो जाएगा, M2। अब आप इसे नीचे लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे M2 के लिए लिख दो आप ऐसा, M2 में M1 की सम्मिलित समस्त मुद्रा एवं डाकघर एवं बचत बैंक में जमा, डाक एवं बचत बैंक में जमा को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब आगे लिखो आप लोग M3। M2 समझ गए, M2 क्या है, आपसे पूछा जाएगी M2 में किस, कभी कभार प्रश्न 1 नंबर का पूछेगा कि M2 में किसको शामिल किया जाता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, M1 प्लस डाकघर या बचत बैंक में जमाएं। जमा और जमा एक ही बात है, जमा होता है ये बहुवचन हो जाएगा, क्या है उसमें जमाएं, उनको शामिलित करते ही अपन के पास क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। अब आगे लिखते हैं आप लोग M3, तो लिखोगे M1 प्लस, M3 ज्ञात करने के लिए लिखोगे M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएं, बैंकों में सावधि जमाएं
बैंकों में सावधि जमा। अब आगे नीचे डैश लिख करके लिख दो M3 में M3 के लिए लिखना है ना, M3 ज्ञात करना है, तो इसमें किन को शामिल करोगे? M3 के लिए M1 की जमाओं में व्यावसायिक बैंक, M1 की जमाओं में व्यावसायिक बैंक, कॉमा लगाकर सहकारी बैंक, की सावधि जमाएं शामिल की जाती हैं। M1 के साथ व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक और सहकारी बैंक की सावधि जमाएं शामिल की जाती हैं। सावधि जमाएं शामिल की जाती हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आया, मैंने कभी तो कहा है मांग जमाएं और कभी कह रहा हूँ मैं सावधि जमाएं। ये जो ऊपर है ना डाकघर में ये सब बसे तो ये सब मांग जमाएं और ये कैसी हैं? सावधि जमाएं। तो अब आपको मैं बता दूं M4 बताने से पहले, और इसके अंदर थोड़ी एक और लिख दो M3 को RBI सबसे व्यापक या विस्तृत मुद्रा मानती हैं। M3 को RBI सबसे व्यापक या फिर विस्तृत मुद्रा मानती हैं। प्रश्न पूछा जाएगा M1, 2, 3, 4 के अंदर सबसे विस्तृत या सबसे व्यापक मुद्रा कौन सी है? तो क्या लिखोगे ऑप्शन के अंदर? M3। ये प्रश्न आपके बोर्ड में आया हुआ आपने देखा होगा। ये अपन का M3 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अपन के पास बचा है मात्र एक M4। किंतु यहाँ पर पहले आप लोग मैं समझा देता हूँ, ये एक मांग जमाएं और सावधि जमाएं। मांग जमाएं और सावधि जमाएं क्या होती हैं? बैंक अपन लोगों ने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक अपन का केंद्रीय बैंक और दूसरा है व्यावसायिक बैंक। केंद्रीय बैंक के अंदर कभी भी डायरेक्ट व्यक्ति का अकाउंट नहीं होता, या तो उसके अंदर विदेशी अकाउंट होते हैं या फिर बैंकों के अकाउंट उसके अंदर होते हैं। सब की सब प्रक्रिया ये कहाँ होती हैं? व्यावसायिक बैंक के अंदर या फिर व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक के अंदर जो खाते खोले जाते हैं, फिर अकाउंट खोले जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनमें एक तो होता है अपन का सेविंग अकाउंट, एक होता है अपन का करंट अकाउंट, एक होता है अपन की आरडी अकाउंट, एक होता है अपन की एफडी। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट ये होता है। अब इसमें से जो सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं उन सबको अपन लोग क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट। क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट। और इन दोनों के अंदर जो पैसे पड़े उसको क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। आई बात समझ में? अब मांग जमाओं में और डिमांड डिपॉजिट में और टाइम डिपॉजिट में क्या अंतर है? तो जो मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हैं आप जब चाहो तब उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
निकाल सकते नहीं निकाल सकते, किंतु इनके अंदर जो पड़ा इसके अंदर समय सीमा फिक्स होती है। आपने यदि आरडी 1 साल की करवाई तो 1 साल से पहले पैसे निकालना संभव नहीं है, और यदि आपने एफडी 10 साल की करवाई तो 10 साल से पैसे उसको निकालना संभव नहीं है। तो ये होते हैं, मैंने बार बार लिख रहा हूँ सावधि जमाएं और कहीं लिख रहा हूँ मैं बचत जमाएं, तो ये ध्यान रखना, ये टाइम डिपॉजिट है बचत, तो सॉरी ये है अपनी डिमांड डिपॉजिट, जब चाहे तब निकाल के आ सकते हैं। और जैसे आरडी और एफडी के अंदर ये कैसी है अपन की सावधि जमाएं, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे लिखो आप लोग M4, भेजेगा याद? हाँ, अब आप लिखो आगे M4। M4 लिखो। M3 में डाकघरों की कुल जमा, M3 में डाकघरों की कुल जमा एवं कोष्टक में लिख दो टाइम डिपॉजिट एवं डिमांड डिपॉजिट। मतलब इस डाकघरों की कुल जमाओं का मतलब क्या हो जाएगा, डाकघर की कुल जमा मतलब दोनों अकाउंटों की, बचत खाता की है तो भी, या फिर उसके अंदर कुछ एफडी आरडी करवा रखी है वो भी उसमें क्या होगी, शामिल होगी, को शामिल किया जाता है। ये मुद्रा सबसे विस्तृत, आगे लिख दो पॉइंट लगा करके, ये मुद्रा पूर्ति की सबसे विस्तृत रूप है। ये मुद्रा पूर्ति की सबसे विस्तृत रूप है। आगे और लिख दो, ये मुद्रा आपूर्ति की, ये मुद्रा आपूर्ति की या पूर्ति की सबसे कम तरल, रूप है, सबसे कम तरल रूप है। तो इनका सूत्र क्या बन जाएगा M4 का, M4 बराबर M3 प्लस क्या लिखोगे, डाकघरों की कुल जमा। सूत्र के रूप में पूछेगा तो ऐसे लिखना, M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों की कुल जमा। बस ये था अपन का भारत के अंदर मुद्रा आपूर्ति के कुछ अंक, मनी सप्लाई के कुछ क्या थे, अंग थे। इसको मैंने बता दिया M1, M2, M3, M4 सूत्र के रूप में बता दिया, और इसकी प्रमुख क्या क्या विशेषता है वो भी मैंने आपको बता दी। मतलब इसके अंदर किन किन को शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते, वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब आप लोग कभी कभार प्रश्न पूछते हैं तो देख लो, तरलता के आधार पर, ये जो M1, 2, 3 पढ़ा है ना आपने, तो लिखो तरलता के आधार पर, ये इसी के रूप है वापस, है ना। तरलता के आधार पर सबसे तरल मुद्रा किसको मानी जाएगी, तरल में समझते हो ना, जो तरल अपन के पास जेब में रहती कैश, व्यक्ति जब चाहे तब उसको क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो सबसे तरल कौन सी है, सबसे तरल M1 है, उसके बाद M2 है, M3 है, M4 है और बस
तो इस प्रकार से तरलता का रूप ऐसे लिख दो M1 M2 M3 M4। तो सबसे तरल अपन के पास मुद्रा कौन सी होगी? M1। तरलता मैंने कल बताया था, किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसको आप लोग जब चाहें तब उसको क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। अपन की जेब के अंदर ही पड़ी है या फिर सेविंग अकाउंट में पड़ी, वो ला करके खटाक से क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। तो सबसे तरल प्रश्न कभी ऐसा पूछा जाता है कि मुद्रा भारत में RBI की मुद्रा पूर्ति में सबसे तरल मुद्रा किसको मानी गई है? तो M2 1 2 3 4 सब लिखा रहेगा, तो किसको लिखोगे? M1। अब आप लोग लिख दो व्यापक या विस्तृत मुद्रा। व्यापक या विस्तृत मुद्रा, तो इनको कैसे लिख दोगे? इनको इसका उल्टा हो जाएगा, M1 M2 M3 M4। RBI का पूछे या सबसे विस्तृत मुद्रा कौन सी है, तो अपन की कौन सी आ जाएगी? M3 में लिखवा है नोट करवा के। और विस्तृत का यदि पूछे आपको ये क्रम, तो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो ये था अपन के मुद्रा पूर्ति के घटक, भारत में मुद्रा पूर्ति के प्रमुख भाग RBI के द्वारा। इसको M1 2 3 तरलता के आधार पर और व्यापकता विस्तृतता के आधार पर। यहाँ पर अपन ने बात की विस्तृत से। अगला फिर अपन लोग बात करेंगे मुद्रा की मांग, ठीक है ना।